हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने रियल नंबर के कंसेप्ट को जाना, जिसको क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के स्टूडेंट देख सकते हैं और रियल नंबर का पूरा कंसेप्ट उसमें से जान सकते हैं। अब हम लोग क्लास 10th की फर्स्ट एक्सरसाइज चालू करते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको हम शॉर्टकट में एफटीए भी कहते हैं। एफटीए का टॉपिक समझने से पहले सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होते हैं, बहुत ही कम टाइम लेते हुए हम ये दोनों को जल्दी से समझ लेते हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिन नंबरों के केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं। इसका ये मतलब है कि इन नंबरों को डिवाइड करने वाला इस दुनिया में केवल दो ही लोग हैं, एक तो ये खुद और दूसरा 1। जैसे 2 को 2 ही डिवाइड कर सकता है और इस 2 को 1 डिवाइड कर सकता है। ठीक इसी तरीके से ये सारे नंबर को इस दुनिया में डिवाइड करने वाला केवल दो ही लोग हैं, एक तो ये खुद और दूसरा 1। हमारा अगला टॉपिक है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर जिन नंबरों के दो से ज्यादा फैक्टर हो, यानी इन नंबरों को इस दुनिया में डिवाइड करने वाले दो से ज्यादा नंबर होते हैं। जैसे इस 4 को देखो, तो इस 4 को डिवाइड करने वाले इस दुनिया में 1 भी है, 2 भी है और खुद 4 भी है। इसलिए इस 4 के दो से ज्यादा फैक्टर है। इसका मतलब यहाँ पे 3 फैक्टर है, किसी के 4 होंगे, किसी के 5 होंगे, लेकिन ये सारे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर है, इसका मतलब इन नंबरों को डिवाइड करने वाले जो नंबर्स होते हैं वो दो से ज्यादा होते हैं, जो फैक्टर होते हैं वो दो से ज्यादा होते हैं। इसलिए ये नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। सीधा सीधा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसके केवल दो फैक्टर होते हैं, इसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। आपका क्वेश्चन ये होगा कि 1 कहाँ गया? तो ये हमेशा याद रखना है, 1 ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। क्यों प्राइम नंबर नहीं होता है ये भी जानना जरूरी है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। लेकिन 1 को इस दुनिया में डिवाइड करने वाला अकेला 1 ही है। इसलिए प्राइम नंबर में तो कम से कम दो फैक्टर होने चाहिए, लेकिन 1 को डिवाइड करने वाला सिर्फ अकेला 1 है। और दो से ज्यादा फैक्टर वालों को कंपोजिट कहते हैं। तो इसके दो ही नहीं है तो दो से ज्यादा क्या होंगे? इसलिए नंबर 1 ना ही प्राइम नंबर कहलाता है ना ही कंपोजिट नंबर कहलाता है। इस चीज को याद रखिएगा। अब हम अपना अगला टॉपिक समझते हैं, दैट इज कॉल्ड एफटीए। ये एक थ्योरम है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मैं इसको नॉर्मली समझा देता हूं, फिर आखिरी में इस थ्योरम का थ्योरी समझाऊंगा। अगर इस थ्योरम को डायरेक्टली समझे तो इसका मतलब है कि दुनिया का हर कंपोजिट नंबर, चाहे वो 4 हो, 6 हो, 8 हो, 9 हो, ये सारे नंबर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से ही बनते हैं। देखिए कैसे। अगर मैं 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, 2 2 जा 4, यानी 4 जो बना है वो बना है 2 इंटू 2 से। अगर मैं 6 का प्राइम फैक्टर करूं तो 6 बना है 2 इंटू 3 से। अगर मैं 8 का प्राइम फैक्टर करूं तो 8 बना है 2 इंटू 2 इंटू 2 से। अगर मैं 9 का फैक्टराइजेशन करूं तो 9 बना है 3 इंटू 3 से। और अगर मैं सभी के प्राइम फैक्टराइजेशन देखूं तो सब यूनिक है। 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 ही आएगा, हमेशा 4 आएगा, कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता। 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 ही आएगा। 3 बार जब 2 का इंटू करेंगे तो हमेशा 8 ही आएगा, ये भी यूनिक है। अगर मैं 3 बार 2 का इंटू करूं
तो कभी कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा 8 के अलावा। 2 बार 3 का इंटू करूं तो हमेशा 9 आएगा, कभी दूसरा नंबर नहीं आएगा 9 के अलावा। अब मैं इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। दुनिया का हर कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे कि ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में ही इन सारे कंपोजिट नंबर को मैंने एक्सप्रेस किया। इसकी दूसरी लाइन है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है। इसका मतलब इनका आपस में इंटू करने पर हमेशा यही नंबर आएगा। अब इसमें लिखा है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स। इनके ऑर्डर से मतलब नहीं होता। ये 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं तब भी यही आएगा। मतलब हम इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, उसका कहना है। आगे पीछे नंबर हो सकते हैं। तो ये था एफटीए, यानी सरल शब्दों में दुनिया का हर कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से ही, प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई से ही बनता है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसका मतलब इन सारे नंबर को हमको एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसका मतलब इन क्वेश्चनों का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चनों के साथ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी बताता जाऊंगा। ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 70 आएगा। कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होता है? जब पीछे के नंबर 0, 2, 4, 6, 8 हो। जब ये नंबर होंगे इसका मतलब मैं जान जाऊंगा कि ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद 70 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 35। पीछे 5 लिखा है, इसका मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 2 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अगला क्वेश्चन है 156। जब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पीछे 6 है, इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 1 और 6 इसकी कैरी, 14, 1 और 6, तो ये 2 8 जा 16। पीछे 8 है तो ये फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर आया, 8 उतरा तो 2 18 होगा। 2 9 जा 18। अब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि पीछे की डिजिट 0 2 4 6 8 नहीं है। तो फिर ये नंबर किससे डिवाइड होगा? अगर मैं इन दोनों नंबर को जोड़ दूं 9 + 3 तो बेसिकली ये आता है 12, और 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये जो नंबर जोड़ के हम पता कर रहे हैं ये सिर्फ 3 और 9 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में कर सकते हैं। इसका मतलब हम इसको जोड़ के जो नंबर आता है वो नंबर अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो 3 से कट जाएगा, 9 से डिवाइड होता है तो 9 से कट जाएगा। केवल यही 2 नंबर में ये वाले रूल लगाने हैं। तो अभी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 13 खुद एक प्राइम नंबर है इसलिए 13 1 जा 13। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि 2 2 बार है, 2 की पावर 2 3 इंटू 13। नेक्स्ट वाला है 3825। जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने चलेंगे तो पीछे का नंबर ना ही 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो जब ये नहीं है इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। यदि इन नंबरों को हम प्लस करें तो ये आता है 18, और 18 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए
इस नंबर को हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 और 2 3 7 जा 21, 1 और 5 यानी 3 5 जा 15। हम फिर से इन नंबरों को जोड़ते हैं। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 5 15। ये जो 15 है ये 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 और 5, तो 3 5 जा 15। अब जब इनको जोड़ते हैं 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 11 3 से नहीं कटता, यानी 3 से ये डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम अगला नंबर भरते हैं। अगला जो प्राइम नंबर है वो है 5। ये नंबर 5 से इसलिए डिवाइड होगा क्योंकि पीछे का जो नंबर है या तो वो 0 हो या तो वो 5 हो, तभी ये नंबर 5 से डिवाइड होता है। तो अभी पीछे 5 है, इसका मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40, 2 आया रिमाइंडर 5, 5 5 जा 25। ठीक वैसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 8 प्लस 5 13 होता है। 13 3 की टेबल में नहीं आता, इसका नेचुरल है कि ये फिर 5 से ही डिवाइड होगा क्योंकि पीछे 5 है। तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे लिखेंगे। और चूंकि ये 2 बार 3 है, 2 बार 5 है, तो इसको हम और थोड़ा कम करके लिख देते हैं। 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 इंटू 70। हमने इन नंबरों को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के जैसे एक्सप्रेस कर दिया और यही क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5005। जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पीछे ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना तो 8 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। जब मैं इनको प्लस करूंगा सारे डिजिट को तो 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 बेसिकली 10 आता है। 10 भी 3 की टेबल में नहीं आता, तो ना ये 2 से जाएगा ना ही 3 से। तो बेसिकली पीछे नंबर 5 है, इसलिए ये 5 से जाएगा। तो जब मैं 5 से इसका डिवाइड करूंगा तो 5 1 जा 5 कट जाएगा, 5 0 जा 0, 5 0 0, 5 1 जा 5। और इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1001 आपको याद कर लीजिए क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, ये किसी की टेबल में नहीं आएगा, इसलिए डायरेक्ट आप इसको 1001 से ही डिवाइड करिए। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे लिखा जाएगा 5005, 5 इंटू 1001। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429। अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने चलूं, पीछे 9 है तो ये 2 से डिवाइड हो नहीं सकता। अगर मैं इन नंबरों को जोड़ता हूँ 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 7 22 और ये 22 3 से नहीं जाता, इसका मतलब ये नंबर 3 से भी नहीं जाएगा। फिर अब चेक करते हैं 7 से। 7 की जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है उसको समझ लीजिए कि आप पीछे के नंबर पकड़िए और इसको 2 से इंटू कर दीजिए, कितना हो गया 18। अब आप आखिरी डिजिट के पहले वाले सारे नंबर से इस डिजिट को माइनस कर दीजिए। आंसर आता है इसमें 12 में 8 गया और ये कैरी हो जाएगा, तो 12 में 8 गया 4 और 3 में 1 गया 2, फिर 7। अब आप इस नंबर को 7 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए। अगर ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। मेरा मेन मकसद है कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपको बननी चाहिए, तो मैं इसीलिए साथ ही साथ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी नंबरों की समझाते जा रहा हूँ। हमारा अगला प्राइम नंबर है 11। मैं 11 से इसको चेक करता हूँ। 11 की जो रूल है वो ये है कि एक डिजिट छोड़ के आप प्लस करिए, यानी 9 प्लस 4 13 और इसको प्लस करिए, यानी 7 प्लस 2 हो जाता है 9। अब इन दोनों को आपस में माइनस करिए, 13 में 9 गया 4 बचता है। अब ये जो 4 है ये 11 से डिवाइड नहीं होता है। अब नेक्स्ट 13 आता है, तो आप 13 से डायरेक्ट इसको डिवाइड करके देख लीजिए। आप जब देखेंगे तो ये 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। फाइनली ये जो नंबर है 17 से डिवाइड होगा, तो 17 4 जा 68, ये कैरी जाएगा। 14 में 8 गया तो 6 और यहाँ 6 में 6 गया 0 क्योंकि ये 6 बन गया। अब यहाँ से एक सिंगल डिजिट उतरी
और ये 17 3 जा जाएगा 51, और ये 2 में 1 गया 1, और 6 में 5 गया 1, और फिर ये 9 उतरा। तो बेसिकली ये 17 से पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। तो 17 437 जा से पूरा नंबर आता है। अब ये नंबर 17 से नहीं जाता, हम अगले प्राइम नंबर की ओर बढ़ते हैं, इसको 19 से चेक करते हैं। तो 19 2 जा 38, 13 में 8 गया तो, और ये 3 में 3 गया तो कट गया। 19 3 जा 57, तो ये जाएगा 19 23 जा, और 23 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 23 का 23 से ही डिवाइड होगा। तो इसका फाइनली प्राइम फैक्टराइजेशन है 17 इंटू 19 इंटू 23। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या आप एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानते हैं? आपने प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं, लेकिन ये एक्चुअली में होता क्या है, 2 मिनट इसको हम समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन की ओर आते हैं। मैं पहले एलसीएम और एचसीएफ को एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं कि ये एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। मैं एक एग्जांपल लूं 12 और 18 का। मैंने एक एग्जांपल लिया है 12 और 18 का। मैंने यहाँ 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें आया 2 इंटू 2 इंटू 3, बेसिकली 2 की पावर 2 इंटू 3, और 18 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो 2 इंटू 3 इंटू 3, बेसिकली 2 इंटू 3 की पावर 2। 12 और 18 दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन नंबर होगा उसको उठाना है। जैसे यहाँ 2 और 3 है और इनको इंटू कर दिया और ये आ गया 6। अगर पावर वाले में समझना है तो जो नंबर कॉमन है उसकी छोटी पावर का नंबर उठाना है। इसी तरह जैसे यहाँ 3 कॉमन है तो 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो हमको 3 की पावर 1 वाला उठाना है और फिर दोनों का इंटू कर देना है और यहाँ पे ये 6 आ जाएगा। एलसीएम कैसे निकलता है? जो नंबर कॉमन होंगे उनमें जो बड़ी पावर वाला होगा उसको उठाना है। इसी तरह इसमें कॉमन है, इसमें जो बड़ी पावर वाला होगा उसको उठाएंगे, और अगर इसमें और भी नंबर होते जो कॉमन नहीं होते तो वो सारे नंबर भी इसमें लिख दिए जाते इंटू करके, और सबका इंटू करके एलसीएम निकाल लिया जाता। लेकिन अभी फिलहाल इसमें कोई और नंबर नहीं है 2 और 3 के अलावा, तो हमने सिर्फ कॉमन का बड़ी पावर वाला नंबर ही उठाया है। ये कॉमन नंबर है लेकिन हमने बड़ी पावर वाला नंबर उठाया और फिर इनको सॉल्व कर देंगे, इंटू कर देंगे, तो ये एलसीएम आ जाएगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे ये एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलता है ये आप प्रीवियस क्लासेस में पहले भी कर चुके हैं। मेरा मेन कंसेप्ट है कि आप क्या एचसीएफ और एलसीएम को समझते हैं कि नहीं, मैं इसको समझाना चाहता हूँ। तो ध्यान से देखिए, मैंने 12 और 18 का जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला है तो एक्चुअली में वो है क्या। मैंने ये 12 की टेबल लिखी या 18 की टेबल लिखी। तो सबसे पहले मैं एलसीएम समझा रहा हूं। इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये सब 12 के मल्टीपल है, ये सब 12 के मल्टीपल है। और कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है, देखिए ये 36 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी 72 आ रहा है, इसमें भी 72 आ रहा है, तो इनको कहते हैं कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट का मतलब होता है जो सबसे पहले या जो सबसे कम, जो सबसे स्टार्टिंग का कॉमन मल्टीपल है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे कि यहाँ पे 36 है, यही आपका 12 और 18 का एलसीएम है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉमन मल्टीपल नहीं है, ये भी कॉमन, ये कॉमन मल्टीपल है, लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल 36 है जो हम यहाँ पे निकालते हैं। अब मैं एचसीएफ समझाता हूं कि एक्चुअली में एचसीएफ होता क्या है। ये 12 के फैक्टर लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये वो नंबर है जो 12 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से ये 18 के फैक्टर लिखे हुए हैं, ये वो नंबर है जो 18 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले हम ये देखते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ 1 है,
2 है, 3 है, 6 है, तो ये सब कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो हमारा सबसे बड़ा नंबर है वो 6। 6 इज द कॉमन फैक्टर विच इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। इसी को हम इसका एचसीएफ बोलते हैं, जो कि मैं यहाँ पे निकाल के रखा हूं। तो बेसिकली आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब समझ में आया। मैं इसको इसलिए समझा रहा हूं कि आपको जब आरडी शर्मा की वर्ड प्रॉब्लम लगाई जाएगी तो आपको उसमें समझ में नहीं आएगा कि इसमें एचसीएफ निकालें कि एलसीएम निकालें। जब आपका इसका कंसेप्ट क्लियर होगा कि इसमें हमको एचसीएफ निकालना चाहिए कि एलसीएम निकालना चाहिए, तो एक्चुअली में ये पता होना चाहिए कि एचसीएफ है क्या और एलसीएम है क्या, तब आप उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकोगे। अब हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 13। दूसरा है 91, 2 ये 7 से जाएगा, 7 13 जा और 13 1 जा, तो 91 का होता है 7 इंटू 13। अगर एचसीएफ निकालें इसका तो कॉमन नंबर है यहाँ पे 13, और एलसीएम निकाले इसका तो एलसीएम का रूल है कॉमन है तो एक ले लिया और बचे कुछ सारे नंबर, तो ये बन जाएगा 13 2 जा 26, 26 इंटू 7 182। अब इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि जो इसका एलसीएम और एचसीएफ आया है, जब हम उसका इनटू करेंगे, जैसे 182 इंटू 13, अगर मैं इसका इनटू करूं 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 आई कैरी, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 6 6 3 8 और 5 13, 3 1 कैरी 2। तो इसका प्रोडक्ट 2366 आता है। यही प्रोडक्ट अगर मैं इन नंबरों का करूं तो इन नंबरों का प्रोडक्ट भी सेम आता है। तो आइए चेक करते हैं। इक्वल टू 26 इंटू 91, 26 और 91 का जब मैं इंटू करूंगा तो 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 54, 5 आई कैरी, 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 23, तो ये हो जाएगा 6 6 3 2। तो देखिए इसका भी प्रोडक्ट सेम आ गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि एलसीएम और एचसीएफ का जब हम इनटू करेंगे तो वो जो दो नंबर का जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है उनका आपस में जो प्रोडक्ट करेंगे वो भी सेम आएगा जब हम उन्हीं नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ का इनटू करेंगे। इससे ये फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हेंस प्रूव्ड। याद रखिएगा, दोनों को कई ऑनलाइन सोल्यूशनों में या यूट्यूब चैनलों में इन दोनों को एक साथ लेके चलते हैं और यहीं प्रोडक्ट कर देते हैं और इक्वल लगा के चलते चले जाते हैं। हमको ये वेरीफाई करना है, प्रूव करना है, इसलिए ये पार्ट अलग चलेगा और ये पार्ट अलग चलेगा, और जब ये इक्वल हो जाएंगे तब लास्ट में हम इसको इक्वल लिखेंगे। पहले से इक्वल लिखते नहीं चले आएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 और 92। 510 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर आया 1 1, तो ये 2 5 जा 10, 10 में 1 0, 2 5 जा 10। अब इन नंबरों को अगर हमने प्लस किया तो ये 12 आता है, जो कि 3 से भी डिवाइड होता है, इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 8 जा 24, 1 3 5 जा 50। अब ये नंबर को प्लस करेंगे तो ये 3 की, अब ये नंबर को प्लस करेंगे तो 13 आता है, जो कि 3 की टेबल में नहीं आता,
इसलिए पीछे का 5 देखते हुए हम इसका 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 17 खुद एक प्राइम नंबर है। ठीक उसी तरीके से 92 का देखिए, 2 4 जा 8, 1 और 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और यहाँ पे 23। मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और इसका हो जाएगा 92 का 2 इंटू 2 इंटू 23। इसका एचसीएफ हो जाएगा, अगर मैं कॉमन पार्ट देखूं तो 2 और कुछ कॉमन नहीं है इसलिए इसका एचसीएफ 2 हुआ। इसका एलसीएम हो जाएगा, अगर मैं इसको 2 की पावर 2 लिख दूं 23 और इसको 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 लिख दूं। हमने एलसीएम का रूल बताया था, जो कॉमन नंबर होगा उसमें जो बड़ी पावर चढ़ी होगी, जैसे यहाँ 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, तो मैं 2 की पावर 2 वाला हिस्से को उठाऊंगा और बाकी बचे हुए सारे नंबर को लिख दूंगा। मैं जब इनका इंटू कराऊंगा ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 17 करेंगे 700, 7 6 जा 42, 100, 1 6 जा 6, 0 2, तो बेसिकली 1020 आया। इसको जब मैं 23 से इंटू कराऊंगा तो 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 0 0, 3 1 जा 3, 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 0 6 4 3 2। तो इसका आंसर आया 2 3 4 6 0। अब इसका वेरिफिकेशन बचा है तो वेरिफिकेशन करते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम कर देंगे। तो ये 2 इंटू 2 3 4 6 0, अगर मैं इसका इंटू करूं तो ये हो जाएगा 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 1 आई कैरी, 2 4 जा 8, 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और यही मैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर करूं तो नंबर है 510 इंटू 92। मैं इसको साइड में यहाँ इंटू करता हूँ, 510 92, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4। तो ये आएगा, देखिए एकदम सेम आया 4 6 9 2 0। नाउ लास्ट में आपको लिख देना है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, हेंस प्रूव्ड। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 336 एंड 54। अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, पीछे 6 है इसलिए 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 1 और 3 है तो 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर ये 3 से जाएगा क्योंकि ये 3 की टेबल में आता है, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अगेन यहाँ पे 54 का देखिए, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अगर मैं पावर वाला लिखूं तो ये हो जाएगा 2 क्योंकि 4 बार है तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। और अगर यही 54 का लिखूं तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और अगर पावर वाला लिखूं तो 2 इंटू 3 की पावर 3। अब मैं इसका अगर एचसीएफ लिखूं तो एचसीएफ का क्या रूल होता है कि कॉमन पार्ट में से छोटी पावर वाला उठाना है। ये उठाया, इसमें ये कॉमन है तो इसमें छोटी पावर वाला 3 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6। और एलसीएम कॉमन में से बड़ी पावर वाला उठाना है, कॉमन में से बड़ी पावर वाला उठाना है और जो बच जाता है नंबर, जैसे यहाँ 7 बचा तो ये 7 ले लेना है। और अगर मैं इसको खोलूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अगर मैं इसका इंटू करूं तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और यहाँ पे अलग से इंटू करूं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 तो ये 16 है और ये 27,
तो अगर मैं 16 और 27 का इंटू करूँ, 7 6 42, 4 आई कैरी, 7 1 7, 7 + 4 11, 2 6 12, 1 आई कैरी, 2 1 2 1 3, तो बेसिकली 2 3 4। अभी 4 3 2 यहाँ तक का इंटू है और फिर ये 7 बचा है, तो 4 3 2 में अगर 7 का इंटू करूंगा तो 7 2 14, 1 आई कैरी, 7 3 21, 22, 2 आई कैरी, 7 4 28, 30। तो बेसिकली इसका आंसर हुआ 3024। अभी इसका वेरिफिकेशन बचा हुआ है, तो देखिए SCF इंटू LCM इक्वल टू 6 इंटू 3024। अगर मैं इनका आपस में इंटू करूं, 6 4 24, 2 आई कैरी, 6 2 12, 12 13 14, 1 आई कैरी, 6 0 0, ये 1 और 6 3 18। इसी तरीके से इनके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करूं तो मैं यहाँ लिखूंगा 336 इंटू 54। इसको मैं अलग से इंटू करके कहीं देख लेता हूँ। 336 और यहाँ 54 का अगर मैं इंटू करूं तो 4 6 24, 2 आई कैरी, 4 3 12, 12 + 2 14, तो 4 3 12, 1 13, 5 6 30, 3 आई कैरी, 5 3 15, 16 17 18, 1 आई कैरी, 5 3 15, 15 + 1 16, 4 4 11 का 1 1 आई कैरी, 6 7 8। तो इसका भी आंसर सेम आता है 18144। अब आखिरी में वेरिफिकेशन की लाइन लिख देनी है कि SCF इंटू LCM हमारा इक्वल आ जाता है इन दो नंबर के प्रोडक्ट के। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हेंस प्रूव्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द LCM एंड SCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इस क्वेश्चन का SCF और LCM दोनों निकालना है। तो देखिए करते हैं। मैं इसको लिखूंगा 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। इसी तरह 15 का 3 5 15, 5 1 5। इसी तरह 21 का 3 7 21 और 7 1 7। अब मैं इसके प्राइम फैक्टर को लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर मैं पावर वाला लिखूं तो 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 का लिखूं तो 3 इंटू 5। 21 का लिखूं तो 3 इंटू 7। अब इसका SCF क्या होता है, देखिए इसका SCF जो इन तीनों में कॉमन पार्ट होगा वो देखिए ये कॉमन पार्ट है तो ये हो जाएगा 3। और इसका LCM लिखा जाएगा, जो कॉमन पार्ट है वो एक बार, बाकी बचा कुचा। तो ये रहा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अगर मैं इसको खोलूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू करो 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 इंटू 7 कर दीजिए, 7 6 42। बेसिकली इसका LCM आया 420। सेकंड क्वेश्चन देखिए 17 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाऊं तो 17 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 17 17 से ही जाएगा। सिमिलरली 23 भी एक प्राइम नंबर है, इसलिए 23 23 से ही जाएगा। और 29 भी एक प्राइम नंबर है, इसलिए 29 29 से ही जाएगा। अगर मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखूं तो ये हो जाएगा 17 इंटू 1। 23 वाले को लिखूं तो 23 इंटू 1 और 29 वाले को लिखूं तो 29 इंटू 1। अगर मैं इसका SCF लिखूं, जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता तो बेसिकली लास्ट में 1 तो एटलीस्ट रहता ही है, क्योंकि 1 हम इंटू 1 करके सब जगह लिख सकते हैं। इसलिए SCF इसका कॉमन पार्ट आपको जब कुछ नहीं रहता तो 1 मान लेना है, तो 1 आएगा। और जब LCM लिखना है तो कॉमन वाला जो पार्ट है वो 1 है, और 1 लिखो चाहे न लिखो, 1 से किसी का भी इंटू कर दो तो सेम आता है। तो एक तो कॉमन पार्ट और बाकी बचा कुचा। तो ये जो बचा कुचा है ये 17 23 इंटू 29। जब इनको आपस में इंटू करेंगे तो 23 और 17 का इंटू करिए, 7 3 21, 7 2 14, 7 3 21, 2 आई करिए, 7 2 14, 15 16, 1 3 3, 1 2
2, तो 1 6 3 9 और 2 1 3, तो बेसिकली ये 391 आया। 391 को फिर से 29 से इंटू करेंगे तो 9 1 9, 9 9 81, 8 आई कैरी, 9 3 27, 27 और 8 35, 2 1 2, 2 9 18, 1 आई कैरी, 2 3 6 1 7, 9 3 और 8 5 33, 1 आई कैरी, 7 3 10 और 1 11, तो बेसिकली इसका एलसीएम आया 11339। लास्ट क्वेश्चन है इसका 8 9 एंड 25। तो देखिए 8 का करते हैं 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 का करते हैं तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो बेसिकली जब मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखता हूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। 9 के लिखूंगा तो 3 इंटू 3, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। और 25 का 5 इंटू 5, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब अगर मैं इसका एचसीएफ निकालने जाऊं तो मैंने बताया था कि जब कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है तो उसका एचसीएफ बेसिकली 1 माना जाता है, क्योंकि मैं इसमें 1 तो एटलीस्ट लगा ही सकता हूँ और यही कॉमन पार्ट मान लिया जाता है। और मैं अगर इसका एलसीएम निकालूं तो देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब कॉमन पार्ट एक बार लिखा जाता है और बाकी बचा कुचा लिखा जाता है। तो कॉमन पार्ट में एक प्रकार से 1 है, 1 लिखने या ना लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 से किसी का भी इंटू करो तो सेम ही आ जाता है। तो जो बचा कुचा है उसको लिख देते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अगर मैं इसको आपस में इंटू करूं 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 इंटू 3 और 5 का पावर 2 का मतलब होता है 5 इंटू 5। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 2 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। तो बेसिकली 8 9 जा 72 और 72 को अगेन 25 से इंटू करोगे तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 36, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो बेसिकली 0 6 प्लस 4 10, 4 1 5 3 8 1। इसका जो एलसीएम आया वो आया 1800। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट एचसीएफ ब्रैकेट में 306 657 इक्वल टू 9। इसका मतलब इस दोनों नंबर का एचसीएफ आपको दिया हुआ है, आपको फाइंड एलसीएम यानी इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। तो बड़ा सिंपल है, अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़े हैं अपन, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसी फॉर्मूले में ये सारी चीजें रख देते हैं। एचसीएफ आपको दिया हुआ है, एलसीएम आपको नहीं मालूम, और वो जो दो नंबर का प्रोडक्ट है वो दो नंबर भी दिए हुए हैं। बस एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन में 9 का डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इंटू में है, उधर जाएगा इक्वल के तो डिवाइड हो जाएगा। 6 प्लस 3 9, इसका मतलब ये 9 की टेबल में आता है, तो ये 9 से कट सकता है। और 9 3 जा 27 और 3 और 6 तो यानी 9 4 जा 36। फाइनली 657 को 34 से इंटू करा देते हैं। 4 7 जा 28, 2 आई कैरी, 4 5 जा 20, 22, 2 आई कैरी, 4 6 जा 24, 25 26, 3 7 जा 21, 2 आई कैरी, 3 5 जा 15, 16 17, 3 6 जा 18, 1 19। तो 8 3 3, तो फाइनली आंसर है 2 2 3 3 8। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इस क्वेश्चन का मतलब है कि चेक करिए कि 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n।
मतलब 6 की पावर n से जो वैल्यू आएगी क्या वो कभी एंड होगी 0 डिजिट से? इसका मतलब यदि मैं n की वैल्यू 1 रखूं यानी 6 की पावर 1 तो ये 6 हो जाएगा। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूं तो 6 की पावर 2 यानी 6 इंटू 6 बेसिकली ये 36 हो जाएगा। यदि मैं n की वैल्यू 3 रखूं तो 6 की पावर 3 यानी 6 को 3 बार इंटू करो तो 216 हो जाएगा। तो वो ये पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसा n है जब मैं 6 की पावर n में ये वो वाली n की वैल्यू रखूं तो उसका आंसर जो आए उसके लास्ट की डिजिट कभी 0 आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 6 आ रही है कि क्या कोई n की ऐसी वैल्यू है जो यहाँ रखने पर जो आंसर आएगा उसमें जो लास्ट की डिजिट है वो 0 आए। तो इसका सलूशन ये है, अगर मैं कभी भी किसी भी डिजिट के एंड में अगर 0 चाहता हूं तो उसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। जैसे 10 में 2 इंटू 5, 20 में 2 इंटू 2 इंटू 5 या कोई भी नंबर ले लीजिए 30 में 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अगर आप देख रहे हैं इन नंबरों के लास्ट की डिजिट 0 है और जब मैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो 2 और 5 दोनों प्रेजेंट है। बाकी नंबर भी प्रेजेंट है लेकिन 2 और 5 का प्रेजेंट होना कंपलसरी है। तो जब 2 और 5 दोनों होंगे तभी हम कोई भी डिजिट के कोई भी नंबर के लास्ट की डिजिट 0 प्रोड्यूस कर पाएंगे। इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए इसका आंसर देखते हैं। जब मैं 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो अगर मैं 6 को अकेला तोड़ूं तो 6 टूटता है 2 इंटू 3 की पावर n में, यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। और n में अगर मैं कोई भी वैल्यू चढ़ा दूं, जैसे मान लो मैंने 2 चढ़ा दिया तो यही चीज हो जाएगी 2 इंटू 3 की पावर 2। इसका मतलब 2 इंटू 3 फिर से 2 इंटू 3। और अगर मैं n की वैल्यू 3 चढ़ा दिया इसका मतलब 2 इंटू 3 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। अब अगर मैं इनका आंसर निकालूं तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। इसका आंसर निकालूं तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 बेसिकली 6 इंटू 6 इंटू 6 तो ये आ जाएगा 216। ध्यान से देखिए इनके एंड में 0 नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने अभी एक रीजन बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का होना दोनों का होना जरूरी है। लास्ट में 0 डिजिट अगर चाहिए तो n में हम जो मर्जी चाहे वैल्यू रख दे। जो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 इंटू 3 है। अगर मैं n में वैल्यू 2 रखूं चाहे 3 रखूं 2 इंटू 3 ही एक्सपेंड होगा लेकिन इसमें कभी 5 नहीं आएगा। तो इसी चीज को अपना आंसर बना के इस क्वेश्चन में लिखना है। तो इसका आंसर लिखते हैं 6 की पावर n that is 2 into 3 की पावर n can never end with the digit 0 because it does not contain the prime number 5 in its prime factorization। That's it। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो एक एक करके देखते हैं। इसमें दो क्वेश्चन है। तो पहला इसको देखते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन करो कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है। बेसिकली कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में बताई थी। जिस भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे
उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो आइए पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अगर मैं प्लस के इधर और इधर पार्ट से दोनों में देखिए 13 है, तो 13 को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1। और इसको थोड़ा और सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 77 प्लस 1। और सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा 78। अब ये जो नंबर है ये मेरे लिए तो कंपोजिट नंबर है। मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 78, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। तो बेसिकली मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 13। अब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, अगर इसको ध्यान से देखिए तो इसमें कितने प्राइम नंबर है, 1 2 3। इसको इंटू करने पर जो भी नंबर आने वाला है उसके ऑलरेडी 3 फैक्टर हो चुके हैं। दूसरा, हमने एफटीए में यह भी पढ़ा है कि प्राइम नंबर के इंटू से जो नंबर बनता है वो कौन सा नंबर होता है, कंपोजिट नंबर। तो बेसिकली इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला कि ये देखिए प्राइम नंबर का इंटू हो रहा है, तो प्राइम नंबर के इंटू से जो रिजल्ट मिलेगा एफटीए के थ्योरम से वो कंपोजिट नंबर मिलेगा। और दूसरा, कंपोजिट नंबर के कम से कम 3 फैक्टर या 3 से ज्यादा होते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो कंपोजिट नंबर बनने वाला है प्राइम नंबर के इंटू से, उसमें 2 भी है, 3 भी है और 13, ये तीनों उस कंपोजिट नंबर के फैक्टर है जो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में फिट बैठते हैं। देयरफॉर इससे जो नंबर बनेगा वो एक कंपोजिट नंबर बनेगा। यूजिंग एफटीए थ्योरम यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक थ्योरम, एवरी कंपोजिट number is the product of prime. Therefore 7 into 11 into 13 plus 13 are composite number। और इसका जो भी रिजल्ट आए आप चाहो तो इक्वल करके वो नंबर भी लिख सकते हो। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं, इसमें ही थोड़ा सा चेंज करेंगे, बाकी पूरा मटेरियल ऐसा ही रहेगा। देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अगर मैं इसको इजी करूं तो दोनों में 5 है, 5 को मैं कॉमन ले लेता हूं और अंदर बचता है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू बेसिकली 1 प्लस यहां से 5 कॉमन निकल गया तो ये 1। फिर मैं क्या करूंगा, इनका आपस में इंटू कर देता हूं, ये बनता है 1008 प्लस 1। अगर मैं इसको प्लस करूं तो ये हो जाएगा 1009। ये जो नंबर आया है ये खुद एक प्राइम नंबर है, तो 1009 और 5 ये दोनों प्राइम नंबर है। और एफटीए की थ्योरी कहती है कि प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से जो नंबर आएगा वो कंपोजिट नंबर होगा। इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक जनरल चेंज करेंगे कि 5 इंटू 1009 लिख देंगे और यहाँ पे लिखा है यूजिंग एफटीए थ्योरम एवरी कंपोजिट नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। देयरफॉर इसके इंटू से जो भी नंबर आने वाला है इसको इंटू करके लिख भी देंगे, जो भी आएगा आर कंपोजिट नंबर। हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। They both start at the same point in the same direction. After how many minutes will they meet? मैं क्वेश्चन का थोड़ा मोटा मोटा पार्ट लिखा हूं। इसका मतलब है कि एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड में एक सर्कुलर पाथ है जिसमें सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक राउंड चलने में। मान लो सोनिया यहाँ है और इसको एक राउंड करने में कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट।
और रवि को 12 मिनट लगते हैं यही राउंड पूरे करने में। इसमें लिखा है अगर दोनों स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से, यानी रवि भी यहीं से स्टार्ट करे अगर और सेम डायरेक्शन में करें दोनों, तो रवि को टाइम लगता है 12 मिनट और सोनिया को टाइम लगता है 18 मिनट। तो कितने मिनट में वो दोबारा मीट करेंगे? इसका विजुअलाइजेशन बड़े ध्यान से करिएगा। ये वर्ड प्रॉब्लम आपको समझाएगी एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट। इस सर्कल को ध्यान से देखिए। सोनिया इस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करती है 18 मिनट में, और अगर वो दूसरा राउंड लगाए तो दूसरा राउंड भी 18 मिनट में ही कवर करेगी। यानी अगर मैं इसमें 18 और जोड़ दूं तो इसके 2 राउंड हो चुके होंगे, एक राउंड और दूसरा राउंड। तो टोटल इसके मिनट हो गए 36 मिनट में ये 2 राउंड करती है। अब रवि की बात करते हैं। रवि ने 12 मिनट में एक राउंड किया, फिर अगले 12 मिनट में दूसरा राउंड किया, फिर अगले 12 मिनट में तीसरा राउंड किया। तो 36 मिनट में जब सोनिया 2 राउंड करके यहाँ पे वापस खड़ी थी, रवि उस समय कहाँ था? 36वें मिनट में। तो रवि का एक राउंड हुआ था 12 मिनट में, फिर अगला राउंड फिर से 12 मिनट में, और वापस इसी पोजीशन पे आया होगा वो। फिर तीसरे राउंड में फिर 12 मिनट में, तो टोटल हो गए उसके 36 मिनट। तो 36 मिनट में रवि 1, 2 और ये तीसरा चक्कर लगा के वापस इसी पोजीशन पे था, और सोनिया 2 चक्कर लगा के वापस इसी पोजीशन पे थी। इसका मतलब दोनों कब मीट किए? दोनों मीट किए 36 मिनट में। अब ये जो 36 मिनट है ये एक्चुअली में 12 और 18 का एलसीएम है। एलसीएम मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि क्या होता है। जब मैं 12 की टेबल लिखूंगा 12, 24, 36, 48, 2, ऐसे ही 18 की टेबल लिखूंगा, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं कॉमन मल्टीपल, क्योंकि ये मल्टीपल है 12 के और 18 के। लेकिन जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, सबसे स्टार्टिंग में आता है, सबसे छोटा होता है कॉमन मल्टीपल, वो है 36। और ये देखिए ध्यान से, ये वही आंसर है। इसका मतलब जो इमेजिनेशन अपन ने की उसमें जो ये 36 मिनट हमने आंसर निकाला, तो आप इस 12 और 18 का एलसीएम निकाल देंगे तो इस आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो मैं 12 का क्या करूंगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर मैं इसको करूँ 2 की पावर 2 इंटू 3। अगर मैं 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 3 की पावर 2, इसको ऐसा लिख सकते हैं। और इसका एलसीएम कैसे निकलता है? जो कॉमन है उसका बड़ी पावर वाला, यानी 2 की पावर 2, और जो कॉमन है यहाँ पे 3 कॉमन है, इसकी बड़ी पावर क्या है? 3 की पावर 2। तो बेसिकली इसका आंसर आएगा 2 को 2 बार इंटू करो और 3 को 2 बार इंटू करो, तो ये हो गया 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। बेसिकली 4 इंटू 9 36, और 36 मिनट इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में एचसीएफ क्यों नहीं निकला? इस क्वेश्चन में एचसीएफ इसलिए नहीं निकला क्योंकि 18 और 12 के जो फैक्टर हैं, ये जो फैक्टर है ये खुद इनसे छोटे होते हैं, और जब ये राउंड लगा रहे होंगे तो नेचुरल है कोई 12 मिनट में एक राउंड लगा रहा, कोई 18 मिनट में एक राउंड लगा रहा, और जब ये अगला राउंड लगाएंगे तो 12 से भी बड़ा नंबर होगा, तब जाके रवि दूसरा राउंड लगाएगा, और सोनिया 18 से बड़ा नंबर होगा यानी 36, तब जाके सोनिया भी दूसरा राउंड लगाएगी। तो इनसे बड़े नंबर ही आने वाले हैं, इन नंबर से छोटे नंबर नहीं आने वाले हैं। इससे हम ये पता लगा लिए कि हम इसमें एचसीएफ नहीं निकाल सकते, क्योंकि एचसीएफ इन दोनों नंबर से छोटा नंबर होगा, या फिर ये नंबर खुद होंगे, इससे बड़ा नंबर का एचसीएफ नहीं होगा।
इसीलिए इस क्वेश्चन में एलसीएम से ही आंसर निकलेगा। तो ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज। होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।